हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओशनोग्राफी। ज्योग्राफी के इसके पहले भी कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उनको देख लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं ओशनोग्राफी। चलिए, ओशनोग्राफी का हम कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बारे में जो भी फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद एग्जाम रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस है हम उनको सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा आज का? कि ओशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये पता लगाना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ओशन की ये देखना। उसके बाद मेजर ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में भी देखेंगे। हम जानेंगे कि सैलिनिटी क्या है, टेम्परेचर वेरिएशंस क्या है और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ मरीन रिसोर्सेस और उनके सस्टेनेबल यूजेज के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन, ओशनोग्राफी की डेफिनेशन। तो ओशनोग्राफी क्या है? ओशनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ ओशन। मतलब अर्थ के ऊपर जो ओशन है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओशनोग्राफी। ठीक है। इसके साथ ही हम क्या क्या देखते हैं कि ओशन का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी किन चीजों से मिलकर बना है, मूवमेंट्स, लाइफ फॉर्म्स, जो भी फ्लोरा और फौना है ओशन में उनके बारे में पढ़ते हैं और एटमॉस्फेयर के साथ क्या इंटरेक्शन है ओशन का उसके बारे में बात करते हैं। तो ओशनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ ओशन। ठीक है। अब हमें ये जानना है कि अर्थ के ओशंस को हम स्टडी क्यों करें, आखिर क्यों जरूरी है अर्थ के ओशन के बारे में जानना। तो इसलिए क्योंकि ओशन जो है वो हमारे अर्थ का 71% पार्ट कवर करते हैं। यानी अर्थ का टोटल 71% एरिया में कौन है? ओशंस है। तो इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा पार्ट में है तो इसलिए हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। और उसके साथ ही साथ ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं। कार्बन सिंक का क्या मतलब है? जो भी एक्सेस कार्बन है हमारे इन्वायरमेंट में, इसको ये एब्जॉर्ब करके उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करता है। तो कार्बन सिंक की तरह भी ओशन एक्ट करता है और साथ ही साथ ट्रेड के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन रीजंस की वजह से हमें ओशंस को पढ़ना होता है। अब बात करेंगे ओशन बेसिन के बारे में। कई सारे ओशन बेसिन है। ओशन बेसिन जनरली मतलब कितने टाइप के ओशन है और वो उनका जो एरिया है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन की बात करें ओशन की, तो ओशन का फॉर्मेशन हुआ था अर्थ के कूलिंग प्रोसेस के टाइम पे। हमें पता है कि अर्थ क्या था, पहले आग का गोला हुआ करता था, धीरे 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 वो ठंडा होने लगा। तो जब वो ठंडा हो रहा था तो कुछ वाटर वेपर बने और जब इन वाटर वेपर का कंडेंसेशन हुआ, उसी कंडेंसेशन की वजह से क्या बना? ओशन बना। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मैप, ये पूरा हमारा अर्थ है। सबसे ऊपर देखो यहाँ पे, ये क्या है? नॉर्थ पोल। टोटल कितने ओशन है हमारे पास? 5 ओशन। कौन कौन से? पहला नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, उसके बाद पैसिफिक ओशन। देखो हमारा जो अर्थ है वो क्या है? गोल है। गोल या जियोइड, मैंने आपको बताया था जियोइड शेप का है। तो ये देखो पैसिफिक ओशन, ये इधर भी है और इधर भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो पैसिफिक ओशन है, ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि ये 2D डायग्राम है इसलिए हमें ये अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है। अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो आपको एक ही पैसिफिक ओशन दिखेगा। यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, ये आपका एशिया है। यहाँ देखिए ये कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। ठीक है। तो आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक और उसके बाद यहाँ पे आता है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन किधर है? तो अंटार्कटिका। ये पूरा आपका अंटार्कटिका वाला पार्ट है, इसको एनसर्कल करेगा आपका सदर्न ओशन। आगे बात करते हैं मेजर ओशन बेसिन्स के बारे में। तो सबसे पहला आपका ओशन है पैसिफिक। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इधर से पूरा इधर तक है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन की बात करें तो ये सबसे बड़ा ओशन है। लगभग इसका एरिया 168 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। और इसी पैसिफिक ओशन में आपको मारियाना ट्रेंच भी मिलेगा। मारियाना ट्रेंच क्या है? देखो, ओशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये समझ लो कोई कोस्टल लाइन है और यहाँ से ओशन की शुरुआत होती है।
ये अभी तक क्या था, ये लैंड था और यहाँ से ओशन शुरू हो रहा है। तो जहां से ओशन की स्टार्टिंग होती है इस पार्ट को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइट। अच्छा, अब धीरे धीरे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे इस पार्ट को हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये स्लोप की तरह नीचे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आता है आपका कॉन्टिनेंटल राइज। इसको आप बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और जो बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं अबाइजल प्लेन। अबाइजल प्लेन, ठीक है। ये इस तरीके से आपका जो ओशन है होता है। अब इसी अबाइजल प्लेन में जनरली ओशन यहीं तक है, इतना ही डीप है। पर कभी कभी क्या होता है कि एक इसी में आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा और इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रेंच। तो लॉन्ग नैरो डिप्रेशन इन सी बेड इज नोन एज ट्रेंच। तो ये जो मारियाना ट्रेंच है ये किसमें है, पैसिफिक ओशन में। और ये 10,994 मीटर्स डीप ट्रेंच है, तो काफी डीप है। और अगर पैसिफिक ओशन की बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते रहते हैं और साथ ही साथ सुनामीज भी आती रहती है। क्यों, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। चलिए अगला अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। सबसे पहला पैसिफिक, पैसिफिक के बाद आता है अटलांटिक। और यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज देखने को मिलेगा आपको अटलांटिक ओशन के अंदर। और साथ ही साथ ये एक सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट भी है। थर्ड इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज वार्मेस्ट ओशन, गर्म है सबसे। और यहाँ पे मॉनसून का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। इंडियन ओशन जाना जाता है अपने ऑयल रिसोर्सेस और कोरल रीफ्स की वजह से। फोर्थ इज सदर्न ओशन। सदर्न ओशन मतलब जो आपका साउथ पोल पे ओशन है, तो अंटार्कटिका को एनसर्कल करता है, क्रूशियल है अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन छोटा है सबसे और शैलो है, डीप का ऑपोजिट होता है शैलो, तो शैलो ओशन है। और आर्कटिक ओशन रिच है मरीन बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन करेंट्स। तो सबसे पहले ओशन करेंट्स क्या है ये जान लेते हैं, उनका डेफिनेशन और मैकेनिज्म। ओशन करंट जो है वो लार्ज स्केल वाटर मूवमेंट है। लार्ज स्केल वाटर मूवमेंट का मतलब है जो आपके ओशन है उसमें वाटर का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम क्या कहते हैं, ओशन करंट्स कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है, तो ये विंड पैटर्न की वजह से होता है। विंड पैटर्न दो टाइप की विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड और वेस्टर्ली। तो इनके इन्फ्लुएंस की वजह से वाटर मूव करती है। या फिर कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट यानी जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। तो इसकी वजह से भी जो वाटर है उसका डिफ्लेक्शन होता है। और साथ ही साथ टेम्परेचर और सैलिनिटी ग्रेडियंट की वजह से भी होता है। टेम्परेचर कैसे, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाने की कोशिश करती है वाटर, तो इसकी वजह से भी मूवमेंट होता है वाटर का। और हायर डेंसिटी सैलिनिटी जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम सैलिनिटी में जाने की भी कोशिश करती है, तो इसकी वजह से भी वाटर का मूवमेंट होता है। तो ये जो इतनी सारी वजह है, इनकी वजह से वाटर बॉडीज या वाटर मूव करता है, लार्ज स्केल वाटर मूव करता है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ओशन करेंट्स कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अटलांटिक ओशन है। यहाँ ये जो ब्लू वाली है ना, ये आपकी कोल्ड करंट। करंट दो टाइप की होती है, वार्म एंड कोल्ड, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से आ रही है, ऊपर क्योंकि पोल है तो वाटर ठंडी होगी, ठंडी से नीचे की तरफ आएगी तो कौन सी वाटर आएगी, कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये कोल्ड करंट। ये देखो इसको क्या कहते हैं, लैब्राडोर। सबका कुछ कुछ नाम होता है, आपको इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर जा रही है एक करंट, इसको क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ देखिए ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये नीचे आ रही है, ये कोल्ड है। ये क्या है, कैनरी है।
यहाँ नीचे देखिए ये वार्म है, ब्राजीलियन, ये आपकी नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है। यहाँ देखो कैलिफोर्निया करंट, ये कौन सी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल, और ये इधर पेरू। यहाँ नीचे देखो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये सारी अलग अलग तरीके की करंट्स है, आपको सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि दो टाइप की होती है, वार्म एंड कोल्ड, और क्यों ये मूव करती है वाटर बॉडीज, ये वाटर, वो आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, अभी हमने देखा दो टाइप की करंट होती है, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। तो वार्म करंट क्या है, वार्म करंट जो गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाए उसको वार्म करंट कहेंगे। गर्म पानी अगर ठंडी की तरफ मूव करेगा तो वो कौन सा करंट हो जाएगा, वो वार्म करंट हो जाएगा। जैसे आपकी गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने के लिए मिलेगी। ऊपर देखिए यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम दिख रही है, ये रही गल्फ स्ट्रीम। सेकेंड इज कोल्ड करंट। कोल्ड करंट का एग्जाम्पल है हम्बोल्ट करंट। कोल्ड करंट यानी आपकी कोल्ड से हॉट की तरफ आ रही है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर की तरफ चल के आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड करंट। हम्बोल्ट करंट देखते हैं। हम्बोल्ट करंट आपकी नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देती है, इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी साउथ अमेरिका में, इसमें मेंशन नहीं है ना, नहीं। चलो हम्बोल्ट करंट की बात करें, पहले वार्म ये गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं। तो ये या वार्म करंट की बात करें ओवरऑल, तो ये वार्म वाटर लाती है ट्रॉपिक्स। अब आपको पता है कि जो ट्रॉपिक वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा वार्म होता है, तो ये यहाँ से वार्म वाटर ले जाती है मॉडरेट क्लाइमेट की तरफ। मॉडरेट क्लाइमेट कहाँ का होता है, यूरोप का, तो वहां तक वार्म वाटर लेके जाती है। कोल्ड करंट की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट रिच होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और मरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स आपके बहुत सारे मिलेंगे जहाँ पे कोल्ड करंट चलेगी। अगला क्या है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन करंट्स का, तो देखो क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। वार्म करंट जब आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली, और कोल्ड करंट की वजह से एरिड कंडीशन आ जाती है। एरिड कंडीशन का मतलब बहुत ही ड्राई कंडीशन, ठीक। तो इसकी वजह से अटाकामा डेजर्ट जो कि चिली में है, अटाकामा डेजर्ट बना है किसकी वजह से, ये आपके कोल्ड करंट की वजह से, क्योंकि ये एरिड का मतलब है ड्राई कर देता है, बारिश ही नहीं होगी तो डेजर्ट ही बन जाएगा। अगला क्या है, मरीन लाइफ। न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन होता है, करंट इधर से उधर फ्लो करेगी तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन होगा, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी एनहांस होती है। नेक्स्ट इज सैलिनिटी एंड ओशन वाटर प्रॉपर्टीज। तो अगर हम सैलिनिटी की बात करें तो देखो सैलिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है, सॉल्ट का मतलब डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस, हिंदी में लवण बोलते हैं। तो सी वाटर में जो भी डिजॉल्व सॉल्ट्स है उनके अमाउंट को आप सैलिनिटी कहते हैं। जहां पे ज्यादा सॉल्ट ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा वहां पे सैलिनिटी ज्यादा, यहाँ पे कम सॉल्ट मिलेगा वहां पे सैलिनिटी कम। इसको कैसे मेजर करते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड, या शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हैं, ऐसे मेजर करते हैं। अच्छा, इंक्रीज कैसे होती है सैलिनिटी, इवेपोरेशन की वजह से। कैसे, तो देखो सी है, इसमें सॉल्ट है, अब क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, यानी वाटर वेपर, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा। तो अब नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा सिर्फ और सिर्फ। सॉल्ट का तो इवेपोरेशन होगा नहीं, सिर्फ वाटर का होगा, तो इसकी वजह से आपकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। फ्रीजिंग ऑफ सी आइस, सी आइस अगर फ्रीज कर जाएगी उसकी वजह से भी सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, डिक्रीज कैसे होता है, रिवर के इनफ्लो से, यानी यहाँ पे ये सी है, इसमें कुछ सॉल्ट है, हमने और रिवर की वजह से पानी और डाल दिया, तो अब पानी ज्यादा हो गया, सॉल्ट तो उतना ही रहेगा, तो सॉल्ट कम हो गया, तो इसकी वजह से डिक्रीज हो गया। या फिर अगर हमने रिवर इनफ्लो ना करा के हैवी रेनफॉल करा दिया तो इसकी वजह से भी सॉल्ट तो इतना ही है, वाटर ज्यादा हो गया, तो सैलिनिटी डिक्रीज हो गई। यहाँ सॉल्ट या वाटर कम हो रहा था, सॉल्ट इसमें भी हम नहीं बदल रहे थे, सिर्फ यहाँ पे वाटर को कम कर रहे थे, और इस वाले कंडीशन में वाटर को ज्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सैलिनिटी कम और ज्यादा हो रही है। अगला देखिए, टेम्परेचर और डेंसिटी वेरिएशन की बात करते हैं। तो थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन किसको कहते हैं, वो लेयर जहां पे टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो जाता है, किसका, ओशन का, और ये लेयर आपकी 200 to 1000 मीटर के बीच में आती है।
सेकेंड इज हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन वो लेयर है जहां पे सैलिनिटी बहुत तेजी से बदलती है डेप्थ के साथ, मतलब जितना ज्यादा नीचे आप जाते जाएंगे सैलिनिटी आपकी बदलती जाएगी। और उसके बाद आता है आपका पाइक्लोक्लाइन। पाइक्लोक्लाइन क्या होता है, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी इंक्रीज करती है डेप्थ के साथ। तो ये तीन चीजें हैं वेरिएशन के। अब हम बात करते हैं ओशन जोन्स की। ओशन जोन्स को हम क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला, चलो ये ओशन है, सबसे पहला जो आपका 0 to 200 मीटर का जोन होता है, ठीक है, इस वाले जोन को आप कहते हैं एपिपेलाजिक जोन या सनलाइट जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट आती है। तो ये एपिपेलाजिक जोन है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों हो रहा है, क्योंकि सनलाइट आ रही है तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और यहाँ पे ज्यादा लाइट आ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा मरीन लाइफ यानी 90% आपको इसी जोन में 200 मीटर तक के अंदर में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इज मीजोपेलाजिक जोन। मीजोपेलाजिक जोन इसके जस्ट नीचे होता है और ये 1000 मीटर तक जाएगा, 1000 मीटर तक मीजोपेलाजिक जोन। और इसको ट्वाइलाइट जोन भी कहते हैं। यहाँ पे इतनी सनलाइट नहीं आती, कम सनलाइट आती है, काफी कम आती है, ठीक है, लो लाइट यहाँ लिखा हुआ है। और ये होम है बायोलुमिसेंट ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके नीचे आता है आपका बेथिपेलाजिक जोन। बेथिपेलाजिक का लगभग 4000 मीटर तक होता है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी, और लाइट नहीं आएगी इसका मतलब क्या है, ये काफी कोल्ड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर भी होता है। और अब इसके भी नीचे चले गए तो अब सी बेड तक चले गए, बिल्कुल नीचे यानी एबाइजल प्लेन पे आ गए। और इसीलिए इसका नाम भी क्या है, एबाइजोपेलाजिक जोन, ठीक है। ये आपके 6000 मीटर के आसपास होती है। और यहाँ पे आपकी डीप सी क्रिएचर्स रहते हैं, जैसे एंगलर फिश वगैरह, डीप सी क्रिएचर जो भी हैं आपको यहाँ मिलेंगे। अब अगर ओशन खत्म हो गया तो यही एबिसोपेलाजिक जोन तक बात रहेगी। लेकिन अगर इसके बाद ओशन में ट्रेंच है कोई, तो ये जो ट्रेंच है, इस ट्रेंच को, ये 6000 मीटर से नीचे जितना जितना भी अब गहरा ट्रेंच हो, इसको हेडल जोन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, मरीन रिसोर्सेस। तो डेप्थ पे अगर हम क्लासिफाई करें तो सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं। डेप्थ पे क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ मरीन रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स क्या है, बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स मतलब आपको फिश मिलती है ओशन से, सीवीड मिलता है, और एल्गी भी मिलती है। तो ये क्या है, सारे ये बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स आपका है जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, कॉन्टिनेंटल, ये सब कहाँ से आपको मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। और अगर आप डीप सी में चले गए तो डीप सी में आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी मिलेंगे। तो ये सारे क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं आप सी की मदद से, जैसे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी या ऑफशोर विंड एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी भी जनरेट होती है। तो ये सारे क्या है, रिसोर्सेस ही है मरीन के। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेप्थ कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो। नेक्स्ट इज इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सारे कंट्रीज के अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। ये आपके सी के जोन होते हैं बेसिकली। तो ये आपके कोस्ट लाइन से, जैसे इंडिया का ये कोस्ट लाइन है, इंडिया के कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक ये पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पे इंडिया क्या कर सकती है, अपना यहाँ से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकती है, गैस या फिशरी भी कर सकती है। और ये जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये रिच है ऑयल, गैस और फिशरी रिसोर्सेस में। अब हम बात करेंगे ओशनोग्राफी का क्लाइमेट चेंज पे क्या प्रभाव पड़ता है, या क्लाइमेट चेंज का ओशंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का ओशन पे, तो सबसे पहले तो सी के लेवल राइज हो रहे हैं। क्यों राइज हो रहे हैं भाई, क्योंकि आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं। तो जब आइस कैप मेल्ट होगा तो वो किस में आएगा, सी में आके मिल जाएगा, और उसकी वजह से सी का लेवल बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज कोरल ब्लीचिंग। आपको पता है कि कोरल होते हैं, कोरल होते हैं आपके सी में, जो आपका मॉलडीव्स वगैरह आप देखते हैं। या आप अगर हमारे इंडिया की बात करें तो
लक्षद्वीप में चले जाएं, वहां पे आपको बहुत सारे कोरल रीफ्स दिखेंगे। तो कोरल रीफ्स बहुत ही सुंदर से कलरफुल से होते हैं जो आपको सी के साइड में देखने को मिलेंगे। तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है उनका कलर चले जाना। कलर क्यों जाता है? क्योंकि इन कोरल्स की डेथ हो जाती है। और डेथ किस वजह से होती है? क्योंकि ओशन जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ओशन भी गर्म हो रहा है, और उसकी वजह से जो कोरल है उनकी डेथ हो जा रही है, जो कि मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए या ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कोरल ब्लीचिंग भी हो रहा है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, और ओशन का एसिडिफिकेशन भी हो रहा है। देखो, हमने अभी देखा कि ओशन वो जो है वो कार्बन सिंक की तरफ वर्क करता है। तो कार्बन सिंक की तरफ वर्क कर रहा है, यानी कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है। जितना ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को, तो उसका जो पीएच है वो कम होता जाएगा। आपको पता है वाटर का पीएच 7 होता है। 7 से अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये यानी आप 7 से 6, 5, 4 तक जाते हैं तो ये बेसिक नेचर का होता है। और अगर इससे नीचे आते हैं या 8, 9, 10 तक जाएंगे तो इसको एसिडिक नेचर कहते हैं। तो इसका पीएच जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से एसिडिफिकेशन भी हो रहा है और मरीन लाइफ को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। अब अल नीनो और ला नीनिया की बात करते हैं। तो देखो, अल नीनो क्या है? ये दोनों ही ओशन करंट्स ही हैं, और ये दोनों ही पैसिफिक में पाई जाती है। लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वेदर पे वो बहुत ज्यादा पड़ता है, इसकी वजह से इनकी बात ज्यादा की जाती है। अल नीनो, इसका प्रोनाउंसिएशन, ला नीना का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, बट हम अल नीनो और ला नीना ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो वार्मिंग वार्मिंग ऑफ पैसिफिक वाटर्स, क्योंकि ये वार्म करंट है अल नीनो, तो ये पैसिफिक को वार्म करती है, और इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन होता है, और वो भी ग्लोबली। और ला नीनिया की बात करें तो ये कूल करती है पैसिफिक वाटर को, यानी ये कूल है। तो ये जो अल नीनो का ऑपोजिट होता है ला नीना। ठीक, ये रही आपकी ओशनोग्राफी की पूरी बातें। ये आप एक बार पढ़ना, अल नीनो और ला नीना का फेज है। और उसके बाद आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताना। जो आंसर आपको नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करिए, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।